In today's lecture, we are going to discuss the electrostatic field, electric field intensity, and electric field potential. These three topics we are going to cover here. So the topics are, first topic is electric. पहला topic जो है वो है आपके पास electric field. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं और ये होती क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज अ रीजन. ये एक रीजन होता है, ये एक एरिया होता है अराउंड अ चार्ज. एक चार्ज के अराउंड ये एग्जिस्ट करता है. एक चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. लाइक इफ वी हैव अ चार्ज, दिस इज अ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज क्यू, तो देयर वुड बी अ रीजन. ये एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया को मैं क्या कहूँगा, दिस एरिया और द रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस रीजन को मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह रहा हूँ? क्या ये रीजन बड़ा भी हो सकता है, क्या ये रीजन छोटा भी हो सकता है? तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहने की वजह ये बनी कि आप ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अप्लाई करता है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ फील्ड्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसको इन कॉन्टैक्ट हो, जुड़ी हुई हो, जबकि नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि इफ द फोर्सेस आर अप्लाइंग अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस. मसलन ज़मीन के ऊपर अगर आप किसी डब्बे को, ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है. अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट. अब अर्थ तो इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन फोर्स जो इस डब्बे पे अप्लाई हो रही है वो आपको अप्लाई होती हुई नजर नहीं आता. इट विल नॉट शोन टू यू. तो अगर आपको ये अप्लाई होती हुई नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि दिस फोर्स इज सेड टू बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इस फोर्स को मैं कौन सी कहूंगा, नॉन कॉन्टैक्ट. तो ये जो फील्ड है, जो एक चार्ज की बात करता हूं जिसके अक्रॉस फील्ड होती है, ये चार्ज जो है ये भी अप्लाई करता है कौन सी फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, जो कि इनविजिबल हो, जो कि आपको आंख से नजर ना आए, दिखाई ना दे. अभी बताइए इस फोर्स को जज या ऑब्जर्व करने के लिए, इफ यू आर ब्रिंगिंग एनी अदर चार्ज, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे कोई और चार्ज ला के रखता हूँ तो वी कैन ऑब्जर्व इट. लाइक लेट सपोज कि हमने चार्ज स्मॉल क्यू ला के यहाँ पे प्लेस किया, तो आप देखेंगे कि दिस चार्ज कैपिटल क्यू अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स एफ ऑन इट. इफ वी आर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट ए क्लोजर टू द चार्ज, अगर मैं करीब लाता जाऊं तो आप देखेंगे कि पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई होने वाली क्यू की फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो ये फोर्स क्या होती जाएगी, रिड्यूस. देयर वुड बी अ पॉइंट इफ वी आर आउट ऑफ दिस फील्ड. लेट्स सपोज कि ये फील्ड की क्या है, ये फील्ड की लिमिट है. अगर मैं इस फील्ड की लिमिट से बाहर चला जाऊं, इधर खड़ा हो जाऊं, यानी कि पॉइंट ए यहां प्लेस कर दूं, नाउ आई एम आउट ऑफ द फील्ड, तो इट मींस कि दिस चार्ज विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट ए. यानी कि आप एनी टाइप ऑफ फोर्स, यहां पे किसी भी किस्म की फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही होगी या नहीं कर पा रहा होगा. तो इफ यू आर कंसीडरिंग अ पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ दैट फील्ड, तो इट शोज कि दिस चार्ज विल नॉट बी एबल टू अप्लाई force on point A. But if you are bringing that point A inside that field, तो the charge which is bringing to that point, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज स्मॉल q, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूं जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये चार्ज, क्योंकि आपको पता है अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 ओवर आर स्क्वायर. ये याद रखिएगा कि फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस. जब तक दो चार्जेस मौजूद ना हो फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही चार्ज हो और आप फोर्स कैलकुलेट कर पाए. यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय दैट चार्ज. सिंगल चार्ज पे कभी फोर्स नहीं मालूम किया. तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स दिस पॉइंट एट पॉइंट ए, अगर मुझे पॉइंट ए पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इन ऑर्डर टू मेजर दिस अमाउंट ऑफ फोर्स यू विल हैव टू ब्रिंग एनी अदर चार्ज. आपने एक और चार्ज स्मॉल क्यू लाना पड़ेगा, और इसको हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना हम रख लेते हैं, 1 कूलम रख लेते हैं. तो इफ वी आर ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज एट पॉइंट ए, तो दिस चार्ज एक्सर्टेड अ फोर्स, इसके ऊपर ये क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सर्ट करेगा.
और इस फोर्स के एक्सर्ट करने से क्या होगा कि द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द चार्ज कैपिटल क्यू एट पॉइंट ए, इट शोज के दिस चार्ज इज इनसाइड द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। तो अगर मैं चार्ज फील्ड की बात करूं, अगर मैं फील्ड की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इट इज द एरिया और रीजन जो कि कहा हो अराउंड अ चार्ज, जो कि एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया या रीजन होता है फील्ड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अराउंड अ चार्ज, एरिया और द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज, जहां पर कोई भी टेस्ट चार्ज, कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, जहां पे कोई दूसरा चार्ज जो है वो अपने ऊपर क्या कर सके? फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है। उस रीजन को या उस एरिया को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। So the definition, according to the definition of electric field, if you are outside the field, अगर टेस्ट चार्ज पॉइंट ए यहां पे पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स के if this charge will not be able to apply any force on that charge, so it means this point should be outside the field. अगर मैं कहता हूं कि ये चार्ज जो है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 0.0125 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाई हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा दैट शुड बी इनसाइड द फील्ड। But if the force applied is equal to 0, तो it shows कि this point will be outside the field. फील्ड के वो कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। ये फील्ड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे टेरिटरी होती है, किसी भी मुल्क की सरहदें जो होती हैं, उन सरहदों के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के कवानीन पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो आप अप्लाई हो रहे होंगे। बट इफ यू आर मूविंग बियॉन्ड दैट फील्ड, तो फिर कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरा कंट्री जो होगा उसके कवानीन वहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये फील्ड किसी भी चार्ज के रिलेटिवली भी ऐसा ही होती है कि जैसे जैसे मैं, और सबसे अहम चीज़ क्या है कि ये फील्ड जो है वो आपके पास एक इमेजिनरी एरिया और रीजन होगा जो अराउंड द चार्ज आपके पास मौजूद होगा। ठीक है बेटे, अब आप देखिए जो चीज अभी हमने डिस्कस की उसके रिलेटिवली मैं ये कह सकता हूं कि इफ वी आर प्लेसिंग अ चार्ज हियर प्लस चार्ज, देन देयर आर सम फोर्सेस, इनविजिबल फोर्सेस, कि आपके पास एक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये सारी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं किससे? प्लस चार्ज से, और ये इसकी फील्ड की लिमिट आ गई। अब ये बताइए कि जब ये तमाम की तमाम इनविजिबल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? ये जो चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कैपिटल क्यू। इसकी इसकी फील्ड की इसकी फील्ड जो आपके पास आ रही है, इफ वी वांट टू फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं क्या चीज मालूम करूं? फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम। मसलन मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, पॉइंट ए। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट क्या हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज कैपिटल क्यू। ये जो कैपिटल क्यू है ये कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है एट पॉइंट ए के ऊपर। वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, कि कितनी फोर्स का मैग्नीट्यूड आ। लेकिन अब मेरे पास प्रॉब्लम वही है कि इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस फोर्स एफ, फोर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ सिंगल चार्ज। मैं एक चार्ज से फोर्स नहीं मालूम कर सकता। व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू ब्रिंग another charge inside the field। मुझे कोई दूसरा चार्ज जो होगा वो यहां पे लाके रखना होगा, और जिस चार्ज को मैं लेके आऊंगा, जिस चार्ज को मैं लाके पॉइंट ए पे प्लेस करूंगा, दिस चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। जिसको मैं लेके आ रहा हूं उसको मैं कौन सा चार्ज कह रहा हूं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है वो बेसिकली समझ लीजिए कि एक चार्ज डिवाइस है जिसकी बेस पे मैं मालूम करूंगा कि हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय दिस कैपिटल क्यू। मुझे जो फोर्स मालूम करनी है वो कौन से चार्ज की मालूम करनी है? कैपिटल क्यू की। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज एंड प्लेस एट पॉइंट ए। अब जो टेस्ट चार्ज मैं लेके आया हूं उसको मैं स्मॉल क्यू प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
और मैंने उसको ला के एट पॉइंट ए प्लेस कर दिया है, रख दिया है। अब जब मैं उसे एट पॉइंट ए प्लेस कर दूंगा, तो प्लेस करने के बाद नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि व्हाट विल बी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू ऑन दैट पॉइंट। तो बताइए, जब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो वो फोर्स किसके बराबर आएगी, कैप स्मॉल क्यू। फोर्स किसके बराबर होती है, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, के कांस्टेंट आ गया, क्यू वन क्या होगा, फर्स्ट चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू, क्यू टू क्या होगा, ब्रिंगिंग चार्ज यानी कि स्मॉल क्यू, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस वुड बी द फोर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है, ये एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको मैं एफ कह रहा हूं, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि यू विल हैव टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है, ये पॉइंट ए पे फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, बल्कि व्हाट वी विल से कि दिस कैपिटल क्यू चार्ज इज अप्लाइंग फोर्स एट पॉइंट ए ऑन चार्ज प्लस क्यू, ऑन टेस्ट चार्ज। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि कैपिटल क्यू जो है वो पॉइंट ए पे प्लेस किए गए एक टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि इट इज नॉट ओनली द फोर्स बट अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट यू कैन से कि दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव, ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ये फोर्स क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करूंगा, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कहते हैं। तो देखिए एफ अपॉन क्यू कर रहा हूं मैं, तो मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अपॉन क्यू। अच्छा, एक वजह और भी हो सकती है कि वाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय क्यू। जो फोर्स कैलकुलेट की थी आपने शुरू में, बताइए वो फोर्स कैपिटल क्यू पे भी डिपेंड कर रही है और वो फोर्स स्मॉल क्यू पे भी डिपेंड कर रही है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव, इन ऑर्डर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दिस स्मॉल क्यू, इस स्मॉल क्यू के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दिस क्यू बाय द सेम क्यू। इसी क्यू से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन यानी कि ये क्या हो गई, फोर्स, इसको मैं क्या कहूंगा, फोर्स ऑन अ, डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब क्या, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय अ कैपिटल क्यू ऑन अ टेस्ट चार्ज। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको मैं क्या कहता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए भी मैं कह सकता हूं, और इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी एट पॉइंट ए। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय द कैपिटल क्यू on point at point A, so you will have to bring a unit positive. So this intensity is denoted by force on a unit positive charge. So how can you define electric field intensity? Electric field intensity को कैसे define करूंगा, force applied by a charge plus Q, capital Q, on a unit positive test charge at point A. This force applied on a unit positive charge at point A is called the electric field intensity at point A, यानी कि इसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। अब ये बताइए कि इफ दिस पॉइंट इज पॉइंट B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B, हाउ डू यू कैलकुलेट इट, हाउ डू वी कैलकुलेट, by finding the how much force applied by the charge Q at point B if we are placing a unit positive charge at that point. So the unit of the formula for electric field intensity is force per unit charge. Now अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं F upon Q, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स, यानी कि न्यूटन पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये चीज जहन में रखिएगा कि यहां पे अगर मैं Q से Q को कैंसिल कर दिया मैंने अगर,
तो आपके पास इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा के, ये ऊपर के बचेगा, तो इसके बाद क्यू बचेगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट ए, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज क्यू एट पॉइंट ए। तो बताइए, इफ यू आर यूजिंग फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं कौन सा, ये फॉर्मूला यूज करूं, तो बताइए इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या चीज शो की जा रही है कि दिस इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैपिटल क्यू की कैलकुलेट कर रहे हैं या स्मॉल क्यू की, तो व्हाट यू विल से, वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल क्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू के बेस पे हम फील्ड इंटेंसिटी किसकी निकालना है, कैपिटल क्यू की। तो यहां पे देखिए एफ अपॉन क्यू के अंदर जो डिनोमिनेटर में चार्ज रखा जा रहा है इसकी इंटेंसिटी नहीं है। यहां पे जो दूसरा फॉर्मूला इसमें दिस कैपिटल क्यू इज द चार्ज फॉर विच वी आर फाइंडिंग द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मूला, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। इफ वी आर प्लेसिंग अ पॉइंट, देखिए पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी, इफ पॉइंट सी इज हियर, तो इफ द पॉइंट इज क्लोजर टू दैट चार्ज, करीब होगा, तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। एंड इफ वी आर मूविंग अवे तो कम होती जाएंगे। एंड इफ वी आर प्लेसिंग अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द फील्ड, पॉइंट डी, तो इसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट वुड बी जीरो। किसके बराबर होगी, जीरो। तो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड तो इसको देखिए, इसको समराइज करने के लिए एक एनालॉजी आपके जहन में ये होनी चाहिए कि आप समझिए कि ये एक समंदर है, एक तालाब है, एक पॉन्ड है जिसमें पानी मौजूद है, और यहाँ पे दरमियान में ये एक समझ लें आप, एक कंटेनर या एक कश्ती है एक, ठीक है ना। उस कश्ती के अंदर आप बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द पानी चारों तरफ बिखरा हुआ है, और पानी के अंदर ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, समझिए ये वेव्स हैं जो चारों तरफ बिखर रही हैं। और आप ये तसव्वुर करें कि इसके अंदर कोई पॉइंट खाली नहीं है। यहां पर ये जो वाटर है ना, बेसिकली ये वाटर मिल के बना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से, कि उस पानी जो है वो असल में वो फोर्सेस हैं जो आपके चारों तरफ क्या हुई हुई हैं, बिखरी हुई हैं। जब आप इस पानी के लेवल तालाब से बाहर चले जाएंगे तो खुश्की शुरू हो जाएगी, यानी कि अब यहां पे वाटर या फोर्स की स्ट्रेंथ बाहर नहीं आ रही है। तो आपके इर्द गिर्द क्या चीज है, फोर्सेस बिखरी हुई हैं। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, के फील्ड की पावर कितनी है, फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी। तो वी कैन कैलकुलेट थ्रू इट। अब लाइक इफ वी आर मेकिंग अ सर्कल हेयर, अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक सर्कल बना लूं, और मैं यहां पे पॉइंट ए इधर रखूं और पॉइंट बी यहां पे रखूं, तो अब बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी बोथ आर इक्वी डिस्टेंट बिकॉज दीज आर एट द रेडियस ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब क्या है, जब डिस्टेंस सेम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपके पास क्या आ रही होगी, इक्वल आ रही होगी, जैसे पॉइंट सी भी आपने ले लिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। नाउ आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दो चीजें हमने यहां पे देख ली। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि इट इज द रीजन और द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर द चार्ज कैन अप्लाई और एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। दूसरी बात क्या थी कि the amount or the magnitude of the force which is applied by that charge on any point, that is called electric field intensity or strength of the field on that point। ठीक है ना। if this point is moving away from the charge, so strength of the force is going to be reduced, strength of the field is going to be reduced, and if we are moving towards that charge, so strength of the field जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ये दो चीजें आपके समझ में आ गई। now we are going to calculate, we are going to find, we are going to discuss इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में अब है क्या, देखें व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट सिंपली द एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो हिडन एनर्जी होती है, छुपी हुई एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आपको नजर, जो आपको आंख से दिखाई ना दे। ठीक है, आंख से नजर जो नहीं आ रही होती वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं, जो किसी भी चीज में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, जमा हो जाए। अब अगर आपके पास एनर्जी जमा हो रही है या स्टोर हो रही है और आंख से नजर भी नहीं आ रही,
तो ऐसी सूरत में हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कब कब स्टोर होती है। तो देखिए, एज वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहलाती थी कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and if we are moving, if we are applying some force on that body steadily and we are moving it up, मैं ऊपर की तरफ उठा के लेके जाऊं अगर इसे, तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन हाइट पे प्लेस करने पर, लाने पर, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग हियर, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो हाइट एच कवर कर रहा है, जो आप वर्क डन करेंगे इसके ऊपर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और आपको याद हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, mgh। तो ये याद रखें कि अगर मैं किसी बॉक्स को किसी जमीन पे रख के ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नाउ द बॉक्स इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये बॉक्स यहां से मूव करता हुआ यहां तक आ गया। आगे बताइए, इस केस में नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोरिंग हियर, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, जबकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब एक जगह ना होना और एक जगह होने का मतलब क्या हुआ, देखिए इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुई, क्योंकि वेट इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स इनिशियली एंड योर वर्क डन इज अगेंस्ट दिस वेट। आपका जो वर्क है, आपने जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इफ योर वर्क डन, इफ योर वर्क इज अगेंस्ट, क्या हो, अगेंस्ट हो जाए किस चीज से, अ फोर्स, किसी फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि पहले से एक फोर्स एग्जिस्ट करे और उसके अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ बॉडी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बट इफ यू आर डूइंग सम वर्क एंड देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट इट, यहां पे कोई अगेंस्ट फोर्स नहीं है, एंड यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट, तो दिस वर्क इज नॉट गोइंग टू बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए आपको क्या चीज जरूरी है, वर्क। और बताइए, जब मुझे कैसे पता लगेगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, व्हेन वी रिलीज दैट ऑब्जेक्ट, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करूं, रिलीज करूं, तो इट रिटर्न बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये वापस लौट आएगा, गिर पड़ेगा बाय इटसेल्फ, खुद से गिरेगा, मुझे लाना नहीं पड़ेगा। तो बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद से नीचे गिर पड़े, वापस आ जाए उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, तो इसका मतलब क्या है, पहले उसने एनर्जी को, याद रखेंगे किसी चीज में अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो व्हेन यू रिलीज द बॉडी इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन बाय इटसेल्फ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जैसा कि हमने यहां देखा। इसी तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल होती है, जो आपके पास तीर कमान होती है, उसके अंदर जब आप तीर को खींचते हैं, तो जब आप उसको खींच रहे होते हैं एरो को, तो जैसे जैसे आप दूर खींचते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है, बट व्हेन यू रिलीज इट, इट यूटिलाइज द सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो तीर जो होती है वो आगे चली जाती है। लेकिन अभी जो चीज हम समझने की देख रहे हैं, यहां पे यही पोटेंशियल एनर्जी हमने कौन सी देखनी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोटेंशियल एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाउ डू वी हैव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी। सपोज देयर इज अ चार्ज कैपिटल Q, ये कैपिटल Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड एट पॉइंट A we are placing another charge and this charge is a small q charge, कोई भी चार्ज है, मैंने एट पॉइंट A इसको प्लेस कर दिया। बताइए, जब मैं इसको पॉइंट A पे प्लेस करूंगा, तो पॉइंट A पे प्लेस करने पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट A पे अगर मैं प्लेस कर रहा हूं, तो वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड। पहले मैंने इस चार्ज Q को कहां रखा, यानी कि हम इस पॉइंट को आप पॉइंट X कह लें, मैंने इसे पहले आउटसाइड द फील्ड पॉइंट X पे रखा था, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि पॉइंट X, अब मैं इसको उठा के लेके आया फोर्स लगाता हुआ, जब मैं फील्ड के बाहर हूंगा तो मुझे कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बट व्हेन वी ब्रिंगिंग दैट चार्ज इनसाइड द फील्ड, तो बताइए जब मैं इसको, इसी चार्ज को फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, फॉरवर्ड, तो बताइए ये जो चार्ज प्लस Q है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी, इट्स फील्ड डायरेक्शन इज जस्ट अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप इस चार्ज को घसीट रहे होंगे इस तरफ, और रीस्टोरिंग, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी वो राइट वर्ड अप्लाई हो रही होगी, आप इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे लेफ्ट वर्ड। तो बताइए, जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स इनसाइड द फील्ड। अब मैं जैसे जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा, फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा, और करते करते मैं इसे किस पॉइंट पे ले आऊंगा, पॉइंट Q पर।
पॉइंट ए पे। जैसे ही मैं चार्ज क्यू को पॉइंट ए पे लाके रखूंगा तो यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। आपको यहां से यहां तक लाने में यू आर डूइंग सम वर्क। नाउ डू वी से कि दिस वर्क इज स्टोर्ड और नॉट, क्या ये वर्क इसमें स्टोर हुआ है या नहीं? तो अगर मुझे ये चेक करना हो, मुझे कैलकुलेट करना हो, मुझे मालूम करना हो कि दिस वर्क इज स्टोरिंग और नॉट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल चेक इट कि इज दिस वर्क इज अगेंस्ट द फोर्स और नॉट। तो बताइए ये वर्क की डायरेक्शन क्या है? दिस वन, वी आर ब्रिंगिंग दैट चार्ज क्लोजर टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज इज रिपेलिंग द सेम चार्ज अवे फ्रॉम इट, यानी कि ये इसकी रिपल्सिव फोर्स है एंड यू आर डूइंग वर्क टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि योर वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ चार्ज एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैं चार्ज को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप ऊपर ले आ रहे थे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, इन द सेम मैनर द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन इट एंड व्हेन वी प्लेस इट, लेट्स सपोज कि मैंने कितने 10 जूल्स वर्क किया, तो यहां पे जब मैं रख के छोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या है, व्हाट वी कैन से कि 10 joules energy is stored in a charge plus q at point A। अब अगर मैं इस 10 joules एनर्जी को, अगर मैं इस 10 joules एनर्जी की बात करूं, तो जो 10 joules एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, उस एनर्जी को मैं ये कहूंगा कि ये 10 joules एनर्जी जो है, दिस इज द एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। मैं इसको क्या कहूंगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, एनर्जी एट पॉइंट ए इनसाइड फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। चार्ज क्यू के अंदर जो फील्ड है उसमें एट पॉइंट ए के ऊपर जो एनर्जी है वो कितनी हो गई है, 10 जूल्स। अब अगर मैं इस चार्ज क्यू को यहां से रिमूव भी कर दूं तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया कि व्हेन एवर वी आर ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, इट विल स्टोर 10 जूल्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। अब ये बताइए कि मैंने क्या किया, एक और चार्ज यहां पे उठाया इधर से, और यहां से मैं उठा के इसको यहां लाया 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 इस पॉइंट तक ले आया, दिस इज पॉइंट बी। Now we are bringing that charge, in order to move from here to there you will have to apply the work done of 20 joules। तो बताइए पॉइंट बी के ऊपर जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के ऊपर जो स्टोर होगी, that is the same amount of energy which you are doing the work on that charge in order to bring from outside the field to that point। Now this potential energy is said to be the potential energy, electric potential energy at point B, which is equals to 20 joules। So how do we define the potential? Electrostatic potential, that is called electric potential। electric potential को मैं कैसे define करूंगा, electric potential। और ये याद रखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट पे अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे, मैं पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज कि इफ वी आर प्लेसिंग अ चार्ज विच इज आउटसाइड, अ यूनिट टेस्ट चार्ज विच इज आउटसाइड द फील्ड, if we are bringing that charge from outside the field to inside the field at point A, so whatever the work you are doing in order to perform that task, this work is stored in a charge, and this work is stored in a charge as its potential energy, and it is said to be electrostatic potential at point A। यानी कि electrostatic at point A। अब ये सपोज कि मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया C, और इस C का मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैं कहता हूं 100 जूल्स। कितना कहता हूं बेटा, 100 जूल्स। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, 1 कूलम चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, इफ वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लेके आऊं, तो मैं जो उसको यहां तक पहुंचाने में जितना वर्क करूंगा, वो वर्क इसके अंदर इसकी एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। तो जितना दूर लेके आएंगे, जितना चार्ज से करीब लेके जाएंगे, मोर वर्क यू विल हैव टू डू एंड मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हर एक पॉइंट की, अभी बताइए अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया है ए, एक पॉइंट यहां पे लिया है बी, और एक पॉइंट यहां पे लिया है सी, तो बताइए आउटसाइड द फील्ड सी तक लाने में लेस अमाउंट ऑफ वर्क, लेट सपोज के 2 जूल्स वर्क करना पड़ा।
आउटसाइड द फील्ड पॉइंट बी पे लाने में लेट सपोज 10 जूल्स करना पड़ा, और आउटसाइड द फील्ड पॉइंट ए पे लाने में लेट सपोज के 50 जूल्स करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोज होता जाएगा यूनिट पॉजिटिव के लिए, फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं कहूंगा कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेवल। ये लेवल्स हैं पोटेंशियल के डिफरेंट, करीब हैं तो लेवल क्या है, ज्यादा है, और जब दूर जाते जाएंगे तो लेवल क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो आपके पास शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये शेल भी असल में किस बेस पे, यही पोटेंशियल एनर्जी के बेस के ऊपर ये लेवल्स जो होते हैं ये क्रिएट होते हैं। कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका एक सर्टेन लेवल पे आता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं। व्हेन दे गेन एनर्जी, जब ये एनर्जी गेन कर लेंगे तो इट विल जंप टू द आउटर शेल। फिर ये आउटर शेल में तो एनर्जी गेन करके वो आउटर शेल और इनर शेल की तरफ ग्रेजुअली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से if we are going to define the electrostatic potential, तो what will be its definition? तो देखिए भाई, मैं इसकी definition आपको बता देता हूं कि electrostatic, how do we define an electrostatic potential? Electrostatic potential, अब क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? It is an energy needed to bring a unit positive charge, unit positive, this is the test charge। ये कौन सा चार्ज होगा? This is called test charge, unit positive charge from outside the field। अब ये जो आउटसाइड द फील्ड लिख रहे हैं ना, इसको हम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, एट इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस जो होता है ना, इसका मतलब क्या है कि वी आर आउटसाइड द फील्ड, इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस उसको लेके आ रहे हैं टू पॉइंट ए inside the field is said to be the electrostatic potential at point A। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि इफ वी रिलीज दैट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट तो इट विल मूव बैक आउटसाइड द फील्ड बाय यूटिलाइजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि द वर्क डन विच यू आर डूइंग in order to bring a unit positive charge from outside the field to the inside the field, so you are doing work on a unit positive charge, so its formula is work done per unit charge। work done की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और चार्ज की क्या होती है, तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो जूल्स पर कूलम बनेगी। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट का कैलकुलेट, वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड टू द पॉइंट ए। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ए के ऊपर उसको लेके आ रहे थे। तो इट इज द पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ एब्सोल्यूट पॉइंट का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं मालूम कर रहा हूं। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डज इट मीन, डिफरेंस का मतलब क्या होगा। अब देखें, डिफरेंस को समझने के लिए ना हम एक दोबारा से कंसीडर करते हैं कि ये एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी जो है वो 0 है। बताइए अगर मैं इस बॉक्स को इस हाइट पे लेके आता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाती है 10।
यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 15, और फिर और ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 20 जूल्स, ये 15 जूल्स, ये 10 जूल्स, ये 0 जूल्स। तो बताइए अगर मैं इनको शेल्स कह लूँ कि ये 0 लेवल है, ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है, ये लेवल्स हैं डिफरेंट। अब ये बताइए कि इसको 0 लेवल से 1 लेवल तक लाने में मुझे कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी, दैट वुड बी 10 जूल्स। अच्छा, अगर मैं इसको इसी 0 लेवल से डायरेक्टली सेकंड लेवल में लेके जाता तो मुझे कितने जूल्स एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती, 15 जूल्स। लेकिन अगर मैं मौजूद होता फर्स्ट लेवल पे एंड वी आर सेंडिंग इट और ब्रिंगिंग इट टू द लेवल 2, तो बताइए 10 से 12 की 10 से 15 की तरफ जाता। जब मैं 10 से 15 की तरफ जाता तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम शेल नंबर 1 टू शेल नंबर 2, या शेल्फ कह लें आप इसे, तो बताइए यहां से यहां तक पहुंचने में 1 से 2 तक जाने में यू विल हैव टू अप्लाई ओनली 5 जूल्स एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 है, पहले से 10 है, यहाँ पहुंचने के लिए 15 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि डिजायर्ड एनर्जी जो होगी वो कितने जूल्स होगी, 5 जूल्स होगी। अच्छा, अगर मुझे शेल नंबर 1 से शेल नंबर 3 पे जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो शेल नंबर 1 से शेल नंबर 3 जा रहे हो तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 10 है, ऊपर 20, तो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल्स होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कैसे पता लगा कि 1 से 2 तक 5 जूल्स है, कि इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस 15 बाय द इनिशियल पॉइंट 10, व्हाट यू विल गेट आंसर 5। यानी कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि शेल नंबर 1 और शेल नंबर 1 की एनर्जी कितनी आ रही है 10, शेल नंबर 2 की एनर्जी कितनी आ रही है 15, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन बिटवीन दीज टू शेल दिस रीजन is covered by the energy and that amount of energy is 5 joules। यानी कि ये जो इनके दरमियान में एनर्जी जो कवर अप हुई हुई है, इस एनर्जी को मैंने किस एनर्जी का नाम दे दिया, 5 जूल्स। इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन 1 and 2 शेल, in between 10 joules and 15 joules we have the region which is covered with the energy of kitne joules, 5 joules। So that is called the, if this point is point A, this point is point B, so we can say that between point A and B we have a difference of energies between them is of 5 joules। So how do we say the difference of energy, because we are taking the subtraction from shell 2 to shell 1, तो 2 से 1 तक अभी बताइए कि अगर शेल्फ 3 में है आप और शेल्फ 3 से शेल्फ 1 में आना चाहें तो आप 10 जूल्स एनर्जी को यूटिलाइज करके पहुंचेंगे। अगर शेल्फ 1 से शेल्फ 3 से 2 में आएंगे तो आपको कितनी, यहां से यहां तक के एनर्जी का लेवल कितना है 5 है, यहां से यहां तक एनर्जी का लेवल कितना है 5 है, यहां से यहां तक एनर्जी का लेवल कितना है 10 है, तो डिफरेंट लेवल्स दिए हुए। आपके बात समझ में आई? तो इस तरीके से एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं। अब जरा समझें आप, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इसी चार्ज के अक्रॉस जो है वो क्या है, फील्ड बिखरी हुई है, इसी के एनर्जी लेवल्स हैं। अब आपको आपको याद हो मैंने अभी इससे पहले आपको ये एग्जांपल दी थी कि जो चार्जेस हैं इनको आप तसव्वुर क्या करें कि ये एक कश्ती है जो एक तालाब में पड़ी हुई है, और तालाब के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये फोर्सेस हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े ना, तो आप फोर्सेस के बजाय इनको समझा करें कि ये एनर्जीज है। जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में, वो एनर्जी की, जो इसके अंदर पानी मौजूद है उस पानी को आप तसव्वुर करें कि ये चारों तरफ क्या चीज बिखरी हुई है, इसकी एनर्जी बिखरी हुई है। अब जरा देखिए, नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आप जानते हैं कि इफ वी आर प्लेसिंग अ चार्ज एट पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए पे, तो एट पॉइंट ए देयर वुड बी सम पोटेंशियल। पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वी ए से, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बी। अब आप ये जानते हैं कि दोनों पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हैं, तो इनके पोटेंशियल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप समझें कि इफ वी आर प्लेसिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू हियर, दैट इज द टेस्ट चार्ज, यहां पे रखता हूं मैं, और मैं यहां से इसको मूव कराता हुआ कौन से पॉइंट पे ले आता हूं, पॉइंट बी पे ले आता हूं। बताइए जब मैं बी पे लाऊंगा ए से बी की तरफ, तो बताइए यू विल हैव टू डू सम वर्क, and this work you are doing from A in order to bring the charge from A to B, A से B तक लाने में आप जो वर्क डन कर रहे हैं that is stored in it at its potential। अब सपोज के मैंने इसमें वर्क डन कितना किया, 10 जूल्स किया है, यहां से यहां तक लाने में इसके ऊपर वर्क डन कितना किया, 10 जूल्स।
तो इसका मतलब क्या है कि वी आर डूइंग 10 जूल्स वर्क, मैं इस वर्क 10 जूल्स अप्लाई कर रहा हूं ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इन ऑर्डर टू मूव इन बिटवीन ए एंड बी। तो अब तुम ये सोचो कि ये 10 जूल्स में पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब अगर मैं सपोज करूं एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर कि पॉइंट ए की जो एब्सोल्यूट एनर्जी थी, यानी कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, यहां से यहां तक लाने में, सपोज कि यहां से यहां तक लाने में इसने एनर्जी पहले से जिधर ये खड़ा था इसकी अपनी एनर्जी कितनी थी, 5 थी। अब ये बताइए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी कितनी एग्जिस्ट करती है, 10। जहां पे आप खड़े थे वहां की एनर्जी क्या थी, 5। तो बताइए इस पॉइंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू। यानी कि आप 5 थे, आपने 10 एब्जॉर्ब की, तो आपकी इस लेवल पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 15 जूल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए इज हैविंग एनर्जी 5 जूल्स, point B having energy 15 joules, then the difference of the energy which is present in between these 2 points, that is said to be kitne joules, 10 joules, and this energy is said to be electrostatic potential difference between A and B, between 2 points. अब देखो होगा क्या कि if we are bringing this charge plus Q from point A to B, then you will have to do some work. लेकिन जब आप इसको बी पे रख के इसे रिलीज करेंगे, यहां से छोड़ेंगे, तो होगा क्या, दिस चार्ज मूव बैक बाय इटसेल्फ, खुद ही इसे क्या करेगा, ये यहां से मूव करता हुआ क्या आएगा, ये मूव करता हुआ क्या होगा, वापस आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा और पॉइंट ए के ऊपर खुद से पहुंच जाएगा। तो यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड चार्ज ब्रिंग्स बैक बाय इटसेल्फ फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, so it shows that there would be a difference of energies between these 2 points. If the difference of energy is there, then the charge will be able to move. अब ये बताइए अगर आपने 15 से छोड़ा है इसे और ये 15 से छूट के 5 पे आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसने कितनी एनर्जी इवॉल्व की, 10 जूल्स एनर्जी यूटिलाइज की है, इवॉल्व कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का, सपोज इस लेवल की एनर्जी है 100, इलेक्ट्रॉन अभी जो घूम रहा है वो किस पे घूम रहा है, 150 पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अभी बताइए इसने कुछ एनर्जी रिलीज की और रिलीज करने के बाद यहां पे जब ये आके कौन से शेल में गिर गया, 100 वाले में, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 150 से कम हो गई, कितनी हो गई, 100 हो गई। तो आप बता सकते हैं इसने कितनी एनर्जी रिलीज की होगी, दैट वुड बी 50 जूल्स। तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स दो। बट इफ वी आर टेकिंग दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और इसकी भी एनर्जी आपने 50 रखी है और इसकी भी 50 है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो बताइए पॉइंट ए से बी तक और बी से ए तक इलेक्ट्रॉन कभी भी खुद से मूव नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू, लाइक अगर ये 10 होता और ये 50 होता, तो जब मैं 50 पे रख के इसको रिलीज करता, तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल खुद से किधर चला जाता, 10 की तरफ चला जाता। तो ये याद रखें कि चार्ज पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट आपके पास आती है, वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से आती है। जब तक डिफरेंस ऑफ वोल्टेज नहीं होगा, चार्ज विल नेवर मूव। देखिए ये जो मैंने बात की कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यही सेम डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मिलता है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट मूव करता है तार के अंदर, वो भी इसी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के, जब आप ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिल्डअप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, वरना इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक टेबल है, इस टेबल की पोटेंशियल जो है वो 10 जूल्स है। अब डब्बे को तुम यहां रखो, यहां से उठा, ये पॉइंट ए है, इस डब्बे को यहां से उठा के इस पॉइंट पे रख दो, इसकी भी ये पॉइंट बी है, बताओ ए और बी की एनर्जी सेम है ना, तो बताइए इसकी भी 10 जूल्स है, इसकी भी 10 जूल्स है, तो बताइए क्या डब्बा खुद से पॉइंट ए की तरफ मूव कर सकता है, नहीं, बिकॉज बोथ पॉइंट्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर मैं इसी को इंक्लाइंड कर दूं, ऐसे कर दूं क्रॉस में, कि एक डब्बा यहां रखा है और ये वाला पॉइंट बी जो है ये जमीन से क्लोज हो गया है, अब इसकी एनर्जी हो गई 5 जूल्स और इसकी एनर्जी कितनी है, 10 जूल्स। अब बताइए डब्बे को जब मैं रिलीज करूंगा तो बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी हैविंग एनर्जी 5 जूल्स। बज़ाहिर देखने में तो आपको ये लग रहा है कि चूंकि ये ढलवान है तो इसके ऊपर से ये ढलकता हुआ नीचे आ जाएगा, लेकिन ये असल में इस वजह से नीचे नहीं मूव कर रहा है। द रीजन इज दैट के दीज 2 पॉइंट्स हैविंग 2 different potential energy, or in between these two points we have some difference of energy, that is why object is moving by itself, वरना ये ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करे। तो इसी तरीके से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, देखिए ये वाला पोटेंशियल था तो इसको मैंने आपको क्या कहा था,
ये वाला पॉइंट कहला रहा था एट पॉइंट ए, इसको मैंने कहा था वी ए, ये पॉइंट क्या कहलाया वी बी। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो व्हाट वी कैन राइट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ द एनर्जी। अब बताइए वी बी किसके बराबर होगा, वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क डन एट पॉइंट ए ऑन अ यूनिट पॉजिटिव। तो इसको हम इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप Q को बाहर निकाल लें तो ये डिफरेंस ऑफ वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/Q ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हो जाएगी। तो आपके पास जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगी, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आएगा डेल्टा वी, वो बेसिकली क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ, ये डेल्टा वी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। अमाउंट ऑफ एनर्जी ए और बी के दरमियान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको अगर आप क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। तो देखिए जैसे कि आपके पास लेंथ होती है तो लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, तो अगर मैं चेंज इन लेंथ, डिफरेंस ऑफ लेंथ लेता हूं तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो अगर वोल्टेज की या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर यूनिट जो है वो जूल्स पर कूलम है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की यूनिट भी क्या होगी, जूल्स पर कूलम। और यही जूल्स पर कूलम जो होता है इसको हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, इफ 1 जूल वर्क इज गोइंग टू बी डन by moving a unit positive 1 coulomb charge in between the 2 points, so that is said to be the difference of potential between that 2 points is said to be 1 volt। तो बेटा यहाँ लेक्चर जो है हम इसको यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।